सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 अकाउंटेंसी रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। इससे पहले मैंने ऑल बेसिक वाली वीडियो में इस चैप्टर के रेशो एनालिसिस के सारे बेसिक सारे के सारे फॉर्मूले रेशोज के जितने भी हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाई थी और आपको याद कराई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देखो ऑल बेसिक की। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आना। तो अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जब ही कर सकते हैं जब हमें रेशो के जितने भी रेशोज हैं, जितने भी रेशोज के पीछे का लॉजिक है, वो सारी चीजें समझ आएगी। इसीलिए आपको रेशोज जरूर पता होने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज सही होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम रेशो एनालिसिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि आपने ओल्ड बेसिक वाली वीडियो जरूर देख ली, और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसके बावजूद भी आपको सारे रेशो एनालिसिस याद हैं, सारे रेशोज याद हैं, तब जाके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको याद नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने ऑल बेसिक की वीडियो बनाई हुई है, वहां पे ऑल बेसिक की वीडियो देखो। उस वीडियो के अंदर मैंने हाफ एन आवर 2 आवर का आपका टाइम लिया है और सारे रेशोज लॉजिक वाइज एक भी रटवाया नहीं है, सारे रेशो आपको याद करा दिए हैं वीडियो के अंदर ही। तो वो वाली वीडियो देख लो, सारे रेशो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे आना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर ये वाली वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑल बेसिक वाली वीडियो मिला के और ये वाली वीडियो मिला के। तो चलो अब चलते हैं अपनी रेशो एनालिसिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 हमारे पास आती है, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमको दी हुई है। हमें करंट रेशो निकाल के इनको बताना है। ठीक है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमारी करंट एसेट कौन कौन सी है देखते हैं। इन्वेंट्री क्या है? हमारी करंट एसेट है। ठीक है, इन्वेंट्री की डायरेक्ट अमाउंट लिख लेते हैं 50,000। अभी आपको ये पता है ना कि जो हमारी करंट एसेट होती है वो एक साल में हम उसको सेल कर देते हैं या उसको यूज़ कर लेते हैं, और करंट लाइबिलिटी को हम एक साल में चुका देते हैं, उसको हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर क्या होते हैं? हमारे करंट एसेट के अंदर आते हैं, कितना? 50,000। ठीक है, इसके बाद एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स हमारा करंट एसेट के अंदर आता है 4,000। एडवांस टैक्स यानी कि हमने टैक्स की एडवांस पे पेमेंट करती, तो वो भी क्या हो गया? हमारा एसेट हो गया। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होती है क्या? 30,000। अब देखते हैं करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल हमको दी हुई है 1,00,000, ये क्या होती है? करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स जो हमारे होते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमको दी हुई है 4,000 रुपये, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? जो हमने पैसे उधार लिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है ओवरड्राफ्ट। जो बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, यानी कि बैंक से पैसे उधार लिए हुए हैं, ये क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जो एक साल के अंदर डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि करंट लायबिलिटी हमारी हो जाती है ये भी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या हो गया? 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 30, 1.28 या फिर 1.29 भी हम बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? 1.29 रेशो 1। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गई हमारी क्या? करंट रेशो। अब इलस्ट्रेशन 3 हमारे पास आती है, कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या बताना है? लिक्विडिटी रेशो इनको निकाल के बताना है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमारे पास दो चीज़ आती है। एक तो हमारे पास कौन सा आता है? करंट रेशो। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? क्विक रेशो। तो दोनों रेशो हमें यहाँ पर निकाल के बताने हैं। पहला करंट रेशो, दूसरा क्विक रेशो। ठीक है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी किसका होता है, क्विक रेशो का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट हमको दी हुई है, हाँ 80,000 दी हुई है यहाँ पर, और करंट लायबिलिटी दी हुई है हाँ 50,000। तो करंट एसेट 80,000 हमको दी गई है और करंट लायबिलिटी 50,000 हमको दी गई है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8/5 रेशो, ठीक है। अब देखते हैं क्विक एसेट हम कैसे निकालते हैं और करंट लायबिलिटी हमको क्या दी गई है दूसरे वाले फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, हमें क्या निकालनी है, क्विक एसिड। तो क्विक एसिड में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो हम करंट एसिड लिखते हैं माइनस कौन सी करंट एसिड कर देते हैं जो कि एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसिड। करंट एसिड हमको कितनी दी हुई है, 80,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 80,000। अब देखते हैं कि कौन सी एसिड एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में से, उसे हम माइनस करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर कौन सी है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या एकदम से कन्वर्ट हो सकती है, नहीं, जब कस्टमर आएगा जब कन्वर्ट होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, -20,000। और देखते हैं एडवांस टैक्स एकदम से कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, थोड़े टाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये भी क्या होती है, क्विक एसिड के अंदर नहीं आती। तो ये क्या हो गया हमारा 5,000 माइनस, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया 5,000। आप समझ रहे हो ना, हमारे पास करंट एसेट में दो टाइप की एसेट आती है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पहली वीडियो में मैंने बताया था। ये करंट एसेट हमारा हो गया, इसके अंदर हमारी दो आती है, एक तो क्विक एसेट आती है जो कि एकदम से बदल जाती है, और एक आती है अदर देन क्विक एसेट या नॉन क्विक एसेट। तो हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट निकालना है। अगर हम करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं नॉन क्विक एसेट, तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट एसेट आ जाएगी। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर निकाला है। करंट लायबिलिटी हमारी क्या है, 50,000। तो ये क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 8:5 और 1:1। इलस्ट्रेशन 9 हमारे पास आती है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्थ इक्विटी रेशो, ठीक है। डेप्थ इक्विटी रेशो हमें कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो हमें कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशो हमें कैलकुलेट करना है, और डेप्थ टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें बैलेंस शीट दी गई है, एक एक करके सारे रेशोज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेप्थ इक्विटी रेशो हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले हमें बनाने कैसे होते हैं, नाम से बनाने होते हैं। तो नाम के ऊपर क्या है, सबसे पहले डेप्थ, यानी कि क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्थ, या फिर डायरेक्ट डेप्थ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अपोन में क्या है, इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डर फंड। तो नीचे क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, डेप्थ टू इक्विटी रेशो, यानी कि डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसके बाद पहले क्वेश्चन के सारे फॉर्मूले लिख ले क्या, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमें बनाना है, टोटल एसिड टू डेप्थ। तो टोटल एसिड हमारी क्या है, टू डेप्थ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एसिड, क्योंकि टोटल एसिड ऊपर लिखा हुआ है, टोटल एसिड अपॉन नीचे क्या है, डेप्थ, तो नीचे लिख देंगे डेप्थ। सिंपल, इसका भी फॉर्मूला हमारा बन गया। थर्ड क्या है हमारा, प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, PRIE, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होता है हमारे, प्रोप्राइटर होते हैं हमारे जितने भी हमारे ओनर होते हैं। तो ओनर की कैपिटल किस में आती है, शेयर होल्डर फंड में। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड। और टोटल हमारे पास कितनी आउटसाइड कैपिटल है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने सारे फॉर्मूले बनाने सीखे थे, कौन सी वाली, ऑल बेसिक वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने अभी तक बना लिए। अब फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आएगा किस चीज़ का, डेप्थ टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेप्थ टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डेप्थ, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है डेप्थ, नीचे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं डेप्थ टू शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो डेप्थ हमारा कौन सा होता है, जो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि जो भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो डेप्थ हमारी कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी हो गई, 1,50,000। तो सबसे पहले लिख देंगे 1,50,000।
मैंने सारी चीज़ें ये आपको इससे पहले वाले जब हमने फॉर्मूले बनाए थे तो उसमें सिखाई थी, वो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो भी हमारा डेप्ट होता है, डेप्ट हमारा कौन सा होता है, जो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, जो भी हमारी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, उसको हम डेप्ट बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1,50,000 रुपये लिख दिया। फिर शेयर होल्डर फंड कौन सा होता है, शेयर होल्डर फंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो शेयर होल्डर फंड कितना है, 4 लाख और 1 लाख। तो 4 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 5 लाख। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 500/5 लाख, 0.3:1। ये क्या हो गया, हमारा पहला आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें टोटल एसिड ढूंढनी है। तो टोटल एसिड हम कैसे ढूंढेंगे, टोटल एसिड ढूंढने के लिए हम ये वाली एसिड लिखेंगे। टोटल एसिड कितनी है, 7 लाख। तो सबसे पहले लिख देंगे 7 लाख। डेप्थ हमारा कितना है, डेप्थ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि फिर से 1.5 लाख। तो अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ 4.66:1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं हमारे, ये वाले होते हैं। ये वाले कौन कौन से हैं, 4 और 1। तो शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा, 5 लाख, ओके। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था, जो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, तो यानी कि ये क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। 1 और 2 क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि ये जो 5 लाख है और ये जो 1.5 लाख है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये जो 5 लाख है प्लस 1.5 लाख है, तो इसे मैं डायरेक्टली देता हूँ 6.5 लाख। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.76:1। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेप्ट तो हम इतनी देर से लिखते आ रहे हैं, हमको पता चल गया डेप्ट क्या होता है, ये 1,50,000 रुपये। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये सारा का सारा। तो डेप्ट है हमारा 1,50,000 रुपये और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या है, 6.5 लाख रुपीज़। इससे ऊपर हमने निकाला था 0.23:1। ये क्या हो गया, हमारा डेप्ट टू कैपिटल रेशो हो गया। तो सारे फॉर्मूले हमने कैसे बनाए वो भी हमने देख लिया, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट से कैसे उनकी फिगर्स निकाली वो सारी फिगर्स भी हमने देख ली, ठीक है। अब मेरे पास आता है अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 11। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला मुझे बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टैक्सेस या फिर सिर्फ टैक्स। तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। इसके बाद नीचे क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब देखते हैं सबसे पहला कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हमको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से पढ़ना, ये क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको दिया हुआ है। क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखेंगे क्या करना है। फिर 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट हमको दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट हमको दिया हुआ है 40%। तो इनसे हमें क्या क्या निकालना है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हमने माइनस किया इंटरेस्ट, इसमें से हमने माइनस किया टैक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसके ऊपर ही हम इंटरेस्ट देंगे, कितनी है, 10 लाख। इंटरेस्ट कितना परसेंट देंगे, 15%, क्योंकि यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं 10 लाख
मल्टीप्लाई 15%, तो कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट? 1,50,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1,50,000 आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स 60,000 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, लेकिन ये कौन सा दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स वाला दिया हुआ है। हमें कौन सा निकालना है? बिफोर वाला निकालना है। तो बिफोर को हम मान लेते हैं एक्स अभी के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? टैक्स रेट दिया हुआ है कितना? 40%। तो ये 40% किस पे लगेगा? जो हमारा नेट प्रॉफिट है। तो एक्स मल्टीप्लाई 40%, एक्स मल्टीप्लाई 40% अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स मल्टीप्लाई अगर हम 40% करते हैं तो क्या हो जाता है? 0.4x। फिफ्थ क्लास में आपने सीखा होगा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई। क्या? x प्लस 1,50,000 रुपये, ये वाला जो है x प्लस 1,50,000 हो गया, प्लस 0.4x हो गया, और यहाँ पर हो गया 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इसको x को कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। वन सेकेंड, यस, तो ये माइनस हो गया ना, सॉरी, ये x माइनस 1,50,000, ये माइनस आया ना, इंटरेस्ट और टैक्स को हमने माइनस किया है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 1,50,000 माइनस ये इक्वल टू ये। तो इसे मैं फटाफट कर देता हूँ। 60,000 प्लस 1,50,000 m प्लस डिवाइड 0.6, तो 3,50,000। x की वैल्यू आ गई 3,50,000। इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपकी भी क्या आ जानी चाहिए? 3,50,000 आपकी भी वैल्यू आ जानी चाहिए। यानी कि हमने क्या निकाल लिया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्या चाहिए था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कितना आ गया? 3,50,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो हमने अभी बताया कितना? 10 लाख मल्टीप्लाई 15%, तो कितना आया था? 1,50,000। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? 1,50,000। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3,500 डिवाइड बाई 1,500, 2.33 रेशो 1। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कैसे निकाला? वर्किंग नोट 1 के अंदर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1, और अगर आपको यहाँ पर भी लिखना है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो वर्किंग नोट 1, जिससे पता चल जाए ये फिगर कहाँ से ली गई है। वर्किंग नोट 1 से ली गई है, तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देगा। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन पहले। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री लिखा है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ओके, इसके बाद एक एक करके इन चीज़ों को निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें कुछ चीज़ें दी गई है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, परचेज, वेजेस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैरेज इनवर्ड। अगर आपको याद होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है, बेसिक वाली वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था? सबसे पहले हम बनाते थे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आता है ओपनिंग इन्वेंट्री। इसके बाद हमारे पास आता है टू परचेज। इसके बाद आता है टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ पर आता है बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि कुछ नहीं होता, हमारा सेल ही होता है। और इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आता है टू ग्रोस प्रॉफिट। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लगा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग में क्या दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमको दी हुई है 18,000 और एट द एंड दी हुई है 22,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे लिखते हैं 18,000 और यहाँ पर लिखते हैं 22,000। ठीक है, इसके बाद हमें नेट परचेज दी हुई है 46, वेजेस दिए हुए हैं 1,400। तो 46 तो ये दिया हुआ है और 14,000 ये दिया हुआ है हमें। क्या? वेजेस दिए हुए हैं, जो कि हमारे क्या हो गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 दिया हुआ है।
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है हमें लास्ट में, कैरेज इनवर्ड, ये भी क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो पहला 40,000 था वो तो हुआ ही हुआ, और बाद में कितना हुआ 4,000, तो यहाँ पर 4,000, तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 18,000। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें इससे निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपको याद होगा तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ, अरे भाई उपचा, गुड सोल्ड, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये जो है इसको 1 मान लेते हैं और ये जो है इसको 2 मान लेते हैं, तो जब हम 1 माइनस 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, क्या 18,000, 46,000 प्लस 18,000, ये तीनों प्लस हो गए। अब इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 22,000। तो अगर आपने वो फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो सोच रहा होगा कि भाई ये अचानक से होता क्या चला जा रहा है। तो इसीलिए वो वाली वीडियो जरूर देख लो, आपके सारे बेसिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000। ठीक है, कर देते हैं पुट 60,000 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है हमारी, एवरेज इन्वेंट्री इसमें ही निकाल देंगे, क्या होती है, ओपनिंग प्लस जो क्लोजिंग होती है अपॉन 2। तो ओपनिंग कितनी है 18 और 22, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18,000 प्लस 22,000 अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे 18,000 प्लस 22,000 अपॉन में 2, तो m प्लस हो जाएगा, और 60,000 डिवाइड MRC। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता ही होगा, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्या हो गई आपकी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो हो गई। किससे निकाला हमने, ये जितनी भी हमें फिगर दी गई थी उससे निकाला, और हमने बनाया क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ये क्या हो गया हमारा वर्किंग नोट 1 हो गया। एग्जाम में अगर वर्किंग नोट 1 आप लिख के आओगे और यहाँ पर भी लिख देना वर्किंग नोट 1, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए ये जो 60,000 की फिगर है ये आपने कहाँ से ली है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट से हमने बनाया। कितना ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो गया, सिर्फ लॉजिक से हमने समझा था। ऑल बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई थी। अब आती है हमारे पास इलस्ट्रेशन 15, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो में निकाल के बताना है। तो सबसे पहले मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो बता दो क्या होता है। तो हमने निकालना सीखा था लॉजिक से, कैसे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं हमारे डेटर्स। अब हमारे डेटर्स कब बनेंगे, जब हम उधार पे उनको माल सेल करेंगे। क्या, उधार पे उनको माल सेल करेंगे। उधार को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट, और सेल को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हमने कितना माल उनको सेल किया, किस पर, क्रेडिट पर, जब भी तो वो हमारे डेटर बने, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल था। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर टोटल रिवेन्यू, यानी कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, 4 लाख आया है। उसमें से कैश का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, 20% आया है। तो अगर मैं आपके यहाँ पर जाऊँ और अगर मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट 1 बनाना पड़े और मुझे बताना पड़े कि टोटल रिवेन्यू कितना है आपका, टोटल रिवेन्यू ऊपर दिया हुआ है कितना, 4 लाख, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 4 लाख। इसमें से अगर मैं कैश रिवेन्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट रिवेन्यू आ जाएगा। तो कैश रिवेन्यू मेरा कितना है, 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू। क्या है, 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू, यानी कि 4 लाख का 20%। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ 4 लाख का 20% आता है 80,000। यस 80,000, और यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3,20,000। तो ये क्या आ गया आपका क्रेडिट रिवेन्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3,20,000। ये हम वैल्यू लाए कहाँ से, वर्किंग नोट 1 में से, एग्जामिनर को पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ये ओपनिंग क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 1 तारीख को कितना था, ट्रेड रिसीवेबल 31 को कितना था, ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 1,20,000। तो यहाँ पर है ओपनिंग 40,000 प्लस 1,20,000 अपॉन में 2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो
40,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 3,20,000। ऊपर का तो ऐसे ही रहा, नीचे सॉल्व होकर आ गया हमारा 80,000। तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको सोल्व करनी आती है ना, पहले ये चीज़ सोल्व कर लो। ये चीज़ सोल्व करके क्या आ गया 80,000 आ गया, उसके बाद मैंने नॉर्मल डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स आ गया। किसमें? इलस्ट्रेशन 15 में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो भी निकाल देंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बता दो। जो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड पेबल क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर, यानी कि हमने उधार पे माल खरीदा है, यानी कि हमने क्या की है क्रेडिट परचेज। हमने क्या की है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो मुझे भी आपकी तरह फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने क्या किया हुआ है इनका लॉजिक ड्राइव किया हुआ है, जो कि मैंने बेसिक वाली वीडियो में बताया था। तो आपको ये क्या पता चल रहा है? लॉजिक पता चल रहा है इनका, और उससे आप फॉर्मूले बना रहे हो। इसी तरीके से मैं भी फॉर्मूले बनाता हूँ। एक भी फॉर्मूला मैंने भी अपनी लाइफ में कभी याद किया ही नहीं। तो ये क्या आता है वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1 की ज़रूरत हमें है या नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिटर परचेज। जो क्रेडिटर हमने मतलब हमने परचेज किया है किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिटर से कितना है 12 लाख। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा क्रेडिट परचेज यहाँ पर लिखना है, तो क्या लिख देते हैं 12 लाख लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर ऑन 1/4/2016 और बिल्स पेबल ऑन 1/4/2016। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेड पेबल हमारे होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आते हैं हमारे क्रेडिटर, और कभी कभी क्रेडिटर हमें क्या देते हैं? बिल्स पेबल। क्या दे देते हैं? बिल्स पेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था ना 11th क्लास में, तो क्रेडिटर्स हमें क्या दे देते हैं? बिल्स पेबल दे देते हैं। तो हम उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है क्रेडिटर 31 को कितने थे, बिल्स पेबल 31 को कितने थे। तो यहाँ पर हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना होगा, तो एवरेज ट्रेड पेबल हमें निकालना होगा। एवरेज ट्रेड पेबल कैसा होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सबसे पहले अपॉन में 2। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना आएगा? सबसे पहले मैं कौन सा लूंगा? सबसे पहले मैं क्रेडिटर लूंगा। 1 तारीख को कितने थे? 3 लाख। ठीक है, उसके बाद मैं बिल्स पेबल लूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेड पेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर बिल्स पेबल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल कितना है? 1 को 1 लाख, तो 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? ये हो गया मेरा ओपनिंग ट्रेड पेबल। अब मेरा क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना आएगा? क्रेडिटर 31 को कितने थे? 1,30,000 प्लस मेरे बिल्स पेबल 31 को कितने थे? 70,000। तो यहाँ पर मेरा हो गया 70,000। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 4 लाख प्लस 3 लाख। मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 3 लाख लिख देंगे। लाई कहाँ से हम? ये वर्किंग नोट 1 में से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला? ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया। अब आती है हमारे पास इलस्ट्रेशन 18। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और यहाँ पर हमको कुछ चीज़ दी गई है। अभी ये जो हमको चीज़ दी गई है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये क्या क्या दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ दिया हुआ है जनरल रिजर्व, और यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको याद होगा, हमने ऑल बेसिक वाली वीडियो में पढ़ा था, हमने बोला था कि ऐसे करके एक बैलेंस शीट होती है, ऐसे करके यहाँ पर हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, यहाँ पर लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर लिखते हैं करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर लिखते हैं नॉन करंट एसेट, और यहाँ पर लिखते हैं करंट एसेट। इस तरीके से हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई थी। तो मैंने बोला कि ये जो शेयर होल्डर फंड्स है इसके अंदर क्या क्या आता है। तो आपने मुझसे बोला कि देखो, सबसे पहले तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आता है, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आता है और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो मैंने बोला यही तो हमारी क्या हो गई? शेयर होल्डर फंड हो गया ये वाला। आपने बोला हाँ बिल्कुल हो गया। मैंने कहा ठीक है, और आगे नीचे देखते हैं। मैंने बोला हाँ डिबेंचर हो गया और लोन हो गया, ये क्या हो गया हमारे? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपने बोला हाँ बिल्कुल नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया, और यही चीज़ तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो ये क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। इसके बाद करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है? क्रेडिटर आ जाते हैं।
बिल्स पेबल आ जाते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। इस तरीके से ये क्या हो गई हमारी फिक्स्ड एसेट हो गई और ये क्या हो गई हमारी करंट एसेट हो गई। फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट, ये वाली जो हमने बोला हुआ है, और करंट एसेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट का ही एक और नाम क्या होता है, नॉन करंट एसेट भी होता है। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट बना देते हैं और वो वाली सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली बैलेंस शीट में। अब हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स कितनी हुई है, 30 लाख की हुई है। ठीक है, एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशो हमारा होता क्या है, ये देखते हैं। नेट एसेट टर्नओवर रेशो, तो नेट एसेट टर्नओवर रेशो होता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि टोटल हमारी सेल कितनी हुई है, अपॉन में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, या फिर हमारी नेट एसेट कितनी है। क्या हमारी नेट एसेट, ये जो नेट एसेट हमको दिया हुआ है इसको हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे फॉर्मूले के लॉजिक के हिसाब से। अब नेट एसेट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो एक ही बात आ जाती है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, पहले का फॉर्मूला हो गया। अब पढ़ करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको कितना दिया गया है, 30 लाख दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 30 लाख। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, अगर हम शेयर होल्डर फंड को प्लस कर देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो हमारी क्या आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इनको प्लस करते हैं, यानी कि इसको और इन दोनों को, कहाँ तक, यहाँ तक, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो मैं इनको प्लस कर देता हूँ डायरेक्टली यहीं पर। आप एग्जाम के अंदर अलग अलग फिगर्स लिख देना। यहाँ आ गया 18 लाख। तो 30 डिवाइड 18 कितना हो गया, 1.6 टाइम्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है। दूसरा हमसे क्या बोला गया है निकालने के लिए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे निकालते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। अब सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर हम लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फिक्स्ड एसेट। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, 30 लाख है, यानी कि सेल्स जो हमको दी हुई है डायरेक्टली यहाँ पर 30 लाख। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, हमें फिक्स्ड एसेट लिखना है। फिक्स्ड एसेट कौन सी है हमारी, ये वाली जितनी भी हमारी क्या है फिक्स्ड एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट यही होती है। तो ये क्या है हमारी फिक्स्ड एसेट, 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, कितनी हो गई, 16 लैक्स। 30 डिवाइड बाई 16, 1.875 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमसे क्या बोला गया है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। एक पेज लगाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में यहाँ पे फॉर्मूला बता दो थर्ड पार्ट का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन में हम क्या लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 30 लैक्स हमको दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखते हैं 30 लाख तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, करंट एसेट हमें क्या है और करंट लाइबिलिटी हमारी क्या है। तो करंट एसेट कौन सी है, ये करंट लाइबिलिटी कौन सी है, यहाँ पर हमने लिखी हुई है कौन सी, ये। और करंट एसेट क्या है, ये। तो इसका टोटल कर लेता हूँ, 1,80,000 प्लस 1,10,000, 80,000, 30,000, 4 लाख तो करंट एसेट है और 2 लाख ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 लाख करंट एसेट है और 2 लाख करंट लाइबिलिटी है। टोटल मैंने ऊपर से किया था, तो 30 लाख डिवाइड बाई 2 लाख 15 लाख आ गया। 15 लाख नहीं, 15 टाइम्स।
यस, ये क्या आ गया आपका 15 टाइम्स आंसर आ गया। तो ये आपने क्या निकाल दिया, तीनों रेशो यहाँ पर निकाल के दिखा दिए। बस हमें इस बार ना बैलेंस शीट अलग से इन्होंने नहीं दी थी, हमें खुद से ये पता लगाना था कि ये क्या है, शेयर होल्डर फंड है, ये क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट आप बोल सकते हो, और ये क्या है, करंट एसेट। फॉर्मूले तो हमें पता था, सिंपल हमने लगा दिया। इसके बाद इलस्ट्रेशन 19 पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द ईयर 2016-17 कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो हमको क्या बताना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इनको निकाल के बताना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई सो। क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई सो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकाल के दिखाना है, ये सारी चीज़ें निकाल के दिखाना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश में कितना है, क्रेडिट में कितना है, परचेज आपको दी हुई है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, सैलरीज दी हुई है, ठीक है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, और रिटर्न आउटवर्ड और वेजेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और यहाँ पर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एक ट्रेडिंग अकाउंट हम बना के देखते हैं कि क्या हम निकाल भी पाएंगे या नहीं। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इससे मुझे बता दो कैसे बनता है ये। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेज, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर बाय सेल्स या फिर बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमको क्या दी गई है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 और 75, कैश और क्रेडिट का। तो यहाँ पे दिया हुआ है 25,000 प्लस 75,000, तो यहाँ कितना आ गया, 1,00,000 आ गया। कैश और क्रेडिट को हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से परचेज, कैश और क्रेडिट दी हुई है कितनी, 15 और 60, तो 15,000 और 60,000, 60, 70, 75,000 यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसके बाद कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। सैलरी तो P&L का है, तो सैलरी का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर वेजेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड 2,000 और वेजेस 5,000, तो ये क्या हो गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 2,000 या फिर 2K प्लस 5K, तो ये क्या हो गई हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये आपने 11th क्लास में P&L पढ़ा था, और बेसिक वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये क्या हो गए, 7,000 हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने रिटर्न वापस दे दिया, रिटर्न वापस दे दिया यानी कि जो हमने परचेज किया था उसमें वापस दिया है। तो परचेज हमने किए, रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है, 2,000, तो ये हम किस में से माइनस कर देंगे, परचेज में से। तो ये हमने 2,000 परचेज में से माइनस करके यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 73,000 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ आपके पास बचती है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब ये तो हमें लेना नहीं है 25,000, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री बचती है 10,000। अब ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है यानी कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितने कम हो गई, क्लोजिंग पर आने के लिए 10,000 कम हो गई। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिससे कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन सके। फिर से एक बार समझ लो, ये क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने का, 10,000 का। तो आपकी क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर बन गई। अब आप यहाँ पर एक स्टार मार्क करके अज्यूम कर सकते हो, वी अज्यूम दैट ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 50,000। कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो 50,000। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 50,000 थी, तो हमने यहाँ पर बोल दिया, जगह नहीं बची क्या, सेकेंड,
तो हमने यहाँ पर एक अजम्पशन लिख दी क्या, कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये कितनी है, 50,000 है। तो हमने बोला कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री तो 50,000 आ गई। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है और हम ये 50,000 यहाँ पर पुट कर दें और उसमें से 10,000 माइनस कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40,000। तो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आप यहाँ पर लिख दोगे 50,000। हमने सिर्फ अजम्पशन कर ली, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 और 10,000 से डिक्रीज हो गई, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000। तो यहाँ लिख देते हैं 1,40,000। 1,40,000 में से 73,000 माइनस 7,000 माइनस 50,000, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000। तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर निकाल रख देते हैं, कितना, 10,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स आपको दी हुई है, हाँ यहाँ दी हुई है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25 और 75, तो 25,000 प्लस 75,000 आप यहाँ पर लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10,000 डिवाइड बाई 1,00,000, तो कितना आ जाएगा, 0.1 टाइम्स। या फिर अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा। 0.1 टाइम्स भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 टाइम्स का भी परसेंटेज ही मतलब होता है। और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। क्या है आपका, इलस्ट्रेशन 9 भी सॉल्व हो गया। हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 21 पे। ग्रोस प्रॉफिट रेशो ऑफ द कंपनी। ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपको दिया हुआ है 25%, ठीक है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 20 लाख। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 10% ऑफ क्या, टोटल रिवेन्यू। कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, 50,000। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 50,000। आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशो इनको निकाल के दिखाना है। क्या निकाल के दिखाना है, नेट प्रॉफिट रेशो इनको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो आपका होता क्या है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताऊं तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आपका, ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमको यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट, ये जीपी क्या है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। यहाँ पर वैसे आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिख लेना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आप लिख लेना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा, यही वाला। अब हमें ना इन तीनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिएगा। तो मैं यहाँ एक पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। बस होने वाला है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बचता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर वर्किंग नोट 2 बनाते हैं और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वर्किंग नोट 2, ठीक है। अभी हमें दिया क्या हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें दिया हुआ है कि आपका जो क्रेडिट रिवेन्यू है वो तो कितना है, 20 लाख है, ठीक है। इसके बाद आपका जो कैश रिवेन्यू है वो कितना है, 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मेरा टोटल रिवेन्यू इक्वल टू कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू। अगर मैं बोलता हूँ टोटल रिवेन्यू एक्स है तो कैश कितना है इसका, 10%, तो 10% ऑफ एक्स आ गया। और क्रेडिट रिवेन्यू कितना है, क्या मुझे दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, कितना, 20 लाख। तो मैं ये 20 लाख यहाँ से उठा के लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, x इक्वल टू 0.1x, इसको सॉल्व करके मेरा क्या आया, 0.1x आया प्लस 20 लैक्स आ गया। तो ये क्या हो गया, इसे अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 0.1x इक्वल टू 20 लैक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0.9, वैसे इतना तो आता ही होगा यार आपको। x इक्वल टू कितना हो गया, 20 लाख डिवाइड बाई 0.9। देखो कितनी गंदी फिगर आ गई, 22। जब एग्जाम के अंदर ऐसी फिगर आ जाती है तो हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं गलत कर ही नहीं सकता। ऐसी फिगर एग्जाम के अंदर आ जाती है, हम डर जाते हैं ना कि यार हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं है क्या।
तो एक्स क्या आ गया हमारा, एक्स हमने क्या माना था, टोटल रिवेन्यू हमारा क्या आ गया, 2 तो टोटल रिवेन्यू हम यहाँ लिखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमको दिया हुआ है 25%, ये दिया हुआ ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले 25% यहाँ लिखते हैं, ठीक है भाई, लिख जाओ। ओके, ग्रोस प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ, ग्रोस प्रॉफिट ही तो हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारा टोटल रिवेन्यू 22 आया, कितना आया, 22 ओके, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 100। अब आपका ग्रोस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 25%। अगर ये क्वेश्चन आपके सपोज एग्जाम में आ गया तो बच्चा यार कैलकुलेशन करता करते ही पागल हो जाएगा, उसका छूटेगा क्यों नहीं यार, फिर मतलब ये समझते नहीं ना। ठीक है, ये आ गया 555,555, तो ये आपका क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर P&L अकाउंट बनाते हैं, ये आ गया हमारा वर्किंग नोट 3, क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय ग्रोस प्रॉफिट, फिर टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू नेट प्रॉफिट। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ऑपरेटिंग वगैरह लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें इतना दिया ही नहीं, तो ऑपरेटिंग हम क्यों लिखें, डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो अगर मैं अपना ग्रोस प्रॉफिट बताऊं जो अभी मैंने निकाला है 555,555, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 555,555। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 50,000, माइनस कर दो 50,000, क्या आ जाएगा, -50,000, तो 505,555। ये क्या हमारे साथ खेल खेल रहे हैं या 55 बोलकर, बच्चा कैसे मतलब इतनी कैलकुलेशन करेगा। तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट 50555, नेट प्रॉफिट आ गया 505,555। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्होंने हमको दिया हुआ है, हाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये वाला निकाला था कुछ, 2 फटाफट आंसर बता दो इसका, 0.227। लेकिन अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई 100, 22, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 22.74% आपका आंसर आ गया, कितना, 22.74। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं था, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा कर रखी थी, लैंग्वेज क्या की हुई थी, थोड़ी सी घुमाई हुई थी, और आपको सबसे पहले क्या करना था, टोटल रिवेन्यू निकालना था इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, कैश और क्रेडिट में कितना है, फिर वर्किंग नोट 1 के अंदर आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना था, वर्किंग नोट 3 के अंदर आपको क्या निकालना था, नेट प्रॉफिट निकालना था, ये वाला, यहाँ पर आपको क्या निकालना था, ग्रोस प्रॉफिट निकालना था, नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ पुट करना था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको यहाँ पुट करना था। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये किससे आया है, ये आपका आया है वर्किंग नोट 3 से, और ये आपका आया है वर्किंग नोट 2 से, और मल्टीप्लाई आपको 100 से करना था, आपका आंसर आ गया। अब एक लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप फ्री। 22, इससे आगे नहीं है ना, 22 लास्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें कैलकुलेट करके बताना है, कुछ चीज़ें हमको दी हुई है। ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड हमें बताना है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर हमें बताना है। बुक वैल्यू पर शेयर, ओके, और प्रॉफिट अर्निंग रेशो भी हमें यहाँ पर बताना है। इफ़ द मार्केट प्राइस हमको दिया हुआ है 34 रुपीज़ 34 पर शेयर, ठीक है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया, क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना, 1,50,000, और टैक्स अमाउंटिंग टू टैक्स हमें दिया हुआ है 50,000। तो ये चीज़ हमें करने में ना लग तो कितनी हार्ड रही है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे। सबसे पहले मैं ना एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ अच्छी सी, जिससे कि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल दी हुई है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। पहले मैं क्या लिखता हूँ, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर मैं क्या क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो इक्विटी लिखूंगा, प्रीफरेंस लिखूंगा, और यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखूंगा। 4 लाख, 1 लाख और 1,80,000, 4 लाख
1,00,000 और 1,84,000 184, तो 6,84,000 मेरे पास यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पहली चीज़ लिख दी जो कि मेरी किस साइड आती है, लाइबिलिटी साइड। अब मैं दूसरी लिखूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर तीसरे में लिखूंगा करंट लाइबिलिटी। पहले नॉन करंट लिख देता हूँ। नॉन करंट हो गया आपका डिबेंचर, तो डिबेंचर कितनी है, 4,00,000, तो यहाँ पर नॉन करंट आ गया आपका 4,00,000। फिर आपका आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपकी क्या है, यहाँ पे दी हुई है 1,00,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000, तो ये टोटल आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट, और यहाँ पर आपको दी गई है करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट कितना दिया गया है, 9,50,000 9,50,000, और यहाँ पर करंट एसेट 2,34,000 2,34,000। यहाँ पर आपका कितना आ गया, 684 प्लस 4 प्लस 1 1,184,123 1,184,123। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर बस अभी तक बैलेंस शीट बनाई है, कुछ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की। हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, अब एक एक करके सारे फॉर्मूले पुट करते हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो किसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया हुआ है या हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं। अगर वर्किंग नोट में मैं आपको लेके चलूँ तो मैं आपको बताऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना है। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्या हमें कहीं पर इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमसे बोला तो नहीं गया, लेकिन हमसे बोला गया है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर है। क्या है, प्रेफरेंस शेयर है और आपके पास डिबेंचर है। तो हम इससे अपना इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, देखो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने हैं, 1,00,000 के हैं, इसका मतलब हमें इस पर 12% इंटरेस्ट देना है। डिबेंचर हमारे पास कितने हैं, डिबेंचर हमारे पास 4,00,000 के हैं, इस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। तो 1,00,000 पे 12% और 10, सबसे पहले देखते हैं 1,00,000। यहाँ मैं लिखता हूँ 1,00,000 मल्टीप्लाई 12% प्लस जो हमारे पास डिबेंचर है 4,00,000 मल्टीप्लाई, जो हमारे पास डिबेंचर है 4,00,000 मल्टीप्लाई 10%। तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, 40,000 और 12,000 52,000। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले टैक्स लिखूंगा, टैक्स मेरा कितना है, 50,000 है, तो टैक्स यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन टैक्स दिया हुआ है 1,50,000 दिया हुआ है, तो 1,50,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना। तो अगर मैं ऊपर का निकालना चाहूँ तो 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 52,000, तो मेरे पास रहेगा 252,123। और यही चीज़ हमें इसमें से निकालनी थी, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 252,123। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बता दो क्या क्या होता है, शेयर होल्डर फंड और नेट नॉन करंट लाइबिलिटी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,84,000 10,84,000।
हाँ 252 डिवाइड बाई 10,84,000 कितना हो गया 0.23 और मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देते हैं तो आपका परसेंटेज आंसर हो जाएगा 23.24%। ये क्या आ गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। और क्या क्या हमसे बोला गया है, दूसरी चीज़ हमसे बोलिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकाल के दिखाओ। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला मुझे फटाफट बता दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाता है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने 1,50,000 यहाँ पर बताया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। उसके बाद शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, क्या ये रहा शेयर होल्डर फंड 6,84,000। तो 6,84,000 आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड 684, यहाँ पर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, 21.92%। ठीक है, तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछी गई है, अर्निंग पर शेयर। तो तीसरी चीज़ हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स, हमारे इक्विटी शेयर्स के लिए कितना प्रॉफिट है और इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास है कितने। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2, इस वाले क्वेश्चन का वर्किंग नोट 2। तो हम लिखते हैं हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, इसमें से हम माइनस करेंगे कि हमने प्रीफरेंस शेयर्स को कितना प्रॉफिट दे दिया या फिर कितना इंटरेस्ट दे दिया उनको, और लास्ट में हमारे पास इक्विटी शेयर्स के लिए हमारे पास कितना बचा, इक्विटी शेयर्स प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट लिखते हैं। टोटल प्रॉफिट अगर हमको कहीं पे दिया होगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 1,50,000, तो हम यहाँ लिखते हैं 1,50,000। ये हमेशा कौन सा आएगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना 1,50,000। अब हम लिखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितना दिया। प्रेफरेंस शेयर अगर आपको पता होगा तो हमारे पास कितने थे, 1,00,000 के थे। कितने देने हैं हमें, 12% देना है, तो 1,00,000 पे हमने 12% दिया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1,00,000 मल्टीप्लाई 12% लिखूँ तो कितना आ जाएगा 12,000। तो इसे माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 138। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 138, 1 2 3। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं, क्या मुझे दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 4 लाख के इक्विटी शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपये का। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, मेरे पास कितने हैं 4 लाख के इक्विटी शेयर हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 लाख के इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर है 10 रुपये का, तो उससे कर दूंगा डिवाइड। 4 लाख के इक्विटी शेयर है, एक शेयर है 10 रुपये का, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो कितना आ गया 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40,000 आ गया, और इससे प्लस कर दूंगा तो 3.45 पर शेयर मेरी क्या आ गई, अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई 3.45 रुपीज़। कितनी आ गई 3.45 रुपीज़ पर शेयर मेरी अर्निंग आ गई। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। और क्या क्या पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, हाँ बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है हमारा। मेरे कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो गई। बुक वैल्यू पर शेयर, सबसे पहले इक्विटी शेयर, अरे यार होल्डर फंड अपॉन में क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले हमारे पास इक्विटी का फंड कितना है, इक्विटी का फंड कितना है हमारे पास, अगर हम इक्विटी का फंड देखेंगे तो हमारे पास केवल 4 लाख रुपए है। कितना
4 लाख रुपए। और प्लस जो हमारे पास जनरल रिजर्व है उसको भी हम क्या मानते हैं, इक्विटी ही मानते हैं, क्योंकि वो भी हमारा एट द एंड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसको भी कौन ले जाएगा, शेयर होल्डर ले जाएगा। तो 4 लाख और 184 को हम प्लस करेंगे, 4 लाख और 184 को, 4 लाख प्लस 184, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है ये भी तो एट द एंड प्रॉफिट को कौन ले जाएगा, शेयर होल्डर ही ले जाएंगे। तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं, इक्विटी मान लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख डिवाइड बाई 10, एक शेयर कितने का है, 10 का है। तो हमारे पास शेयर कितने हो जाएंगे, 40,000, और 4 लाख 184 डिवाइड बाई 40,000, 14.6, या फिर ये आप लिख सकते हो ₹14.6 पर शेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। ठीक है, और कुछ भी बहुत पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट चीज एक पूछिए, क्या, 5th चीज, प्रॉफिट अर्निंग रेशो हमको बता के बताओ। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग रेशो भी हम इनको बता देते हैं। 5th चीज क्या, प्रॉफिट अर्निंग रेशो। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशो का मेरे को फॉर्मूला बताओ जो हमने सीखा था मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग। लेकिन ये क्या था, पर शेयर, और ये भी क्या था, पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर मुझे दिया हुआ है कहीं पे 34 दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा, देखते हैं। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है मुझे, 34 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद क्या, अर्निंग पर शेयर मेरे को कहीं पर दिया हुआ है। अर्निंग पर शेयर अभी तो मैंने निकाला था, क्या, अर्निंग पर शेयर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला था, अर्निंग पर शेयर निकाला था। कितना आया था मेरा, 3.45। तो 3.45 वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3.45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 डिवाइड बाई 3.45, ये क्या आ जाएगा, ₹9.85 पर शेयर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें एक क्वेश्चन में निकालने को दी, लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर आया तो 15 मार्क्स का तो एटलीस्ट आएगा। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, ये तीसरे का आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया, और पहले का आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। हार्ड क्वेश्चन था, दोबारा से करके देखना एक बार खुद से। अगर कहीं अटकोगे तो वीडियो दोबारा से देख लेना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, धीरे धीरे करके आप अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। पहले बैलेंस शीट बना लेना, आपको आसानी होगी ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने में फिर।